वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। इसको पढ़ने से पहले एक बार यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट सेल में मान के चलती हूँ जो दो टाइप के पार्टिकल से बनी है, एक रेड कलर के हैं और एक ब्लू कलर के हैं। तो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है, रेड ब्लू, देन रेड दैट साइड ब्लू, और फिर उसके ऊपर सेम तरीके से रेड के ऊपर ब्लू, ब्लू के ऊपर रेड, ठीक है। तो ये एक यूनिट सेल हो गई। लेकिन इस चैप्टर में ये आपकी एक यूनिट सेल है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि हम जो भी हमारी यूनिट सेल है उसके हर एक पार्टिकल को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि जो पार्टिकल है उसका पूरा का पूरा मास सेंटर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि जो भी पार्टिकल है वो एक पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पार्टिकल ये एक पॉइंट हो गया जिसे हमने बोला लटाइस पॉइंट, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो कि अगर हम इनको पॉइंट मान रहे हैं तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है ना। इस डिस्टेंस को हम शो करते हैं एक इस टाइप की लाइन से। तो अगर मैं इसी यूनिट सेल को, ये जो मेरे पास एक यूनिट सेल है, इसको एज पॉइंट लटाइस पॉइंट शो करना चाहूँ तो ये किस टाइप से होगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। जहाँ पर ये देखो ब्लू की जगह येलो, रेड की जगह ग्रीन। तो ये हो गए आपके बेसिकली लटाइस पॉइंट और ये इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ये एक यूनिट सेल है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दैट मीन्स 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। या फिर इसको मैं इस क्यूब से भी तो रिप्लेस कर सकती हूँ ना। ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक। ये भी तो एक यूनिट सेल है। इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 1 2 3 4, देन इधर साइड 5 6 7 8। अब आप एग्जाम में ना तो ये क्यूब लेके जा सकते हो, ना ये लेके जा सकते हो, ना ही बॉक्स। तो आप कैसे इमेजिन करोगे? आप जिस रूम में बैठे हो आप उस रूम को एज अ यूनिट सेल इमेजिन करो, ठीक है। तो आप उस रूम में चेक करोगे, नीचे अगर आप फ्लोर पे चेक करोगे तो आपको 4 कॉर्नर्स मिलेंगे और ऊपर टॉप जो छत है वहाँ पे चेक करोगे तो 4 कॉर्नर्स मिलेंगे, ठीक है। ये हो गए कॉर्नर्स। दैट मीन्स यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स। अब हम बात करते हैं एज की। तो एज क्या होता है? दिस वन, कि ये जो इसकी लेंथ है ये क्या होती है? एज। तो आप अपने रूम में चेक करो, पहले यहाँ पर देखो तो कितनी एजेस होंगी? 1 2 3 4, ठीक है। और सेम नीचे 1 2 3 एंड 4। तो कितनी एजेस हो गई? 8। और साथ में ये हाइट भी तो है ना, 1 2 3 4। दैट मीन्स 12 एजेस हो गई। 4 + 4 + 4। इसमें बात करती हूँ, साथ के साथ आप अपने रूम में भी देखते चले जाओ। ये आपके रूम का टॉप, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक। फिर उसके बाद फ्लोर 1 2 3 4, और ये हैं वॉल्स। इधर एक वॉल है, ये एक वॉल है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या हुआ? 8 कॉर्नर्स 12 एजेस। अब हम बात करते हैं फेस की। तो कितने फेस होंगे इस क्यूब में? अगर मैं इस यहाँ पर बात करती हूँ तो एक तो फेस ये हो गया, ठीक। एक नीचे वाला फेस हो गया, एक फेस इधर साइड, एक फेस दिस एंड दिस। तो कितने फेस हो गए? 4 फेस साइड में, एक टॉप पर और एक नीचे, 6 हो गए, ठीक है। अब इसकी हेल्प से समझते हैं। और आप अपने रूम में देखो तो एक तो टॉप हो गया, दैट मीन्स जो आपकी छत है, ठीक है। एक फ्लोर हो गया, फेस 2 फेस, और उसके बाद 4 वॉल्स, ठीक है। 1 2 3 4, 4 वॉल्स हो गई, एक टॉप हो गया और एक फ्लोर हो गया। तो कितने फेसेस हो गए? 6 फेस। यानी कि अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करती हूँ तो इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ एजेस की, तो जैसे ये मेरे पास एक क्यूब है ना, तो इसमें क्या होगा कि जितनी एज ये होगी उतनी ही एज ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, ठीक है। अब जितनी ये है उतनी ही नीचे वाली इधर होगी और उतनी ही इधर होगी, ठीक है। ये है उतनी ही नीचे होगी और इधर भी नीचे होगी, ठीक। तो इसका मतलब एक एज ये हो गई डिफरेंट, एक एज डिफरेंट ये वाली हो गई, 2 हो गई लेंथ और ब्रेथ, और ऐसे ही हाइट। अब जितनी हाइट ये होगी उतनी ये होगी, वरना तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ना। टेढ़ा तो है नहीं, ऐसे आपकी छत टेढ़ी थोड़ी होती है या फ्लोर टेढ़ा थोड़ी होता है, फ्लैट है ना, जिस वजह से, क्योंकि हाइट सेम है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास कितनी एजेस होती हैं? 3। और ऐसे ही अगर मैं एंगल्स की बात करूं, इंटरफेसियल एंगल्स। इंटरफेसियल मतलब कि जो 2 डिफरेंट टाइप के फेसेस होंगे उनके बीच में बनने वाला एंगल, तो वो कितने होते हैं? तो देखो फेसेस कितने हैं हमारे पास। एक टॉप है, टॉप के साथ वॉल जो एंगल बना रही है एक वो एंगल हो गया। अब चारों वॉल सेम ही टाइप का एंगल बनाने वाली है ना। जैसे अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पर वॉल ये है, तो ये इस टॉप के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला एंगल, ठीक है। ऐसे ही
चारों वॉल्स बनाएंगी। अब ऐसे ही चारों वॉल्स फ्लोर के साथ भी तो एंगल बना रही है ना भाई, ये वाली आपकी एक वॉल हो गई, ये इस फ्लोर नीचे वाले फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो दिस वन, ये वाला एंगल, ठीक है, ऊपर के साथ ये वाला एंगल बनाई थी टॉप के साथ, तो दो एंगल्स हो गए। अब ये दो जो वॉल्स हैं ये आपस में भी तो एक दूसरे के साथ एंगल बना रही है ना, सॉरी ये मैंने वॉल्स का एंगल बता दिया आपको, ये दोनों वॉल्स एक दूसरे के साथ भी तो एंगल बना रही है ना, तो वो क्या होगा, थर्ड वाला एंगल। अब हम इससे समझने वाले हैं और आप अपने रूम से समझो। तो ये चार वॉल्स हैं, ठीक है, ये टॉप के साथ एक एंगल बना रही है ना, ये हो गई आपकी वॉल और ये हो गया आपका टॉप, तो इसके साथ ये वाला एक एंगल बन रहा है ना, एक एंगल। फिर उसके बाद यही वॉल सीधे फ्लोर के साथ भी तो एक एंगल बना रही है ना इधर तरफ से, दूसरा एंगल, और ये वाली वॉल इस वाली वॉल के साथ भी तो एंगल बना रही है ना, तो थर्ड वाला एंगल। तो कितने एंगल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 3 एंगल्स। इन एंगल्स को हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स, अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, और एजीज को ए बी और सी से डिनोट करते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई, बस यही था बेसिक जिसका आपको आइडिया होना चाहिए था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये मेरे पास एक यूनिट सेल है ना, जरूरी थोड़ी भाई अगर एक यूनिट सेल है सबसे सिंपल वाली तो वो तो यही है, लेकिन अच्छा क्या ये ज़रूरी है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से सिर्फ कॉर्नर पे ही अरेंज हो सकते हैं? अगर मेरा कोई पार्टिकल इस साइज़ का है कि वो इसके बीच में आ जाए तो क्यों नहीं आ सकता? वो बिल्कुल आ सकता है इस तरीके से, है ना, कोई एक पार्टिकल इस तरीके से बीच में भी तो आ सकता है ना, इसकी पूरी बॉडी के बीच में। उसी तरीके से हो सकता है कि जो पार्टिकल है वो फेस के बीच में हो, जैसे यहाँ पे, या फिर इस फेस के बीच में जैसे यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि जो यूनिट सेल होती हैं उसमें जो पार्टिकल की पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, तो उसी के बेसिस पे हम यूनिट सेल को डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे। अगर किसी की ये यूनिट सेल है जो सबसे सिंपल वाली है तो ये डिफरेंट टाइप की, अगर इसके बीच में एक पार्टिकल आ जाता है तो ये कुछ डिफरेंट हो जाता है, और अगर इसके फेस के बीच में कोई पार्टिकल आ जाता है तो ये कुछ डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे अगर इस वाली यूनिट सेल की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको लेंथ और ब्रेथ इक्वल सेम दिख रही है, हाइट अलग है, और साथ में एंगल कितना है 90 डिग्री। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर यूनिट सेल में एंगल 90 डिग्री हो। अगर ये यूनिट सेल कुछ इस टाइप की हो जाए, थोड़ी सी टेढ़ी, ठीक, तो ये भी तो एक यूनिट सेल है ना, लेकिन ये पहले वाली की जैसी तो नहीं है। ऐसे ही जैसे मैं इसको बोल रही थी कि ये एक यूनिट सेल है, ये किस टाइप के, क्यूब टाइप की, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सारी सेम है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो। मेरे पास एक ये भी तो हो सकता है ना, अब इसमें लेंथ और ब्रेथ तो सेम है लेकिन हाइट तो सेम नहीं है, तो ये क्या, ये क्यूबिक टाइप की होगी? नहीं, ये कुछ क्यूबॉइड टाइप की हो गई, है ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चलती हैं कि जो हमारी यूनिट सेल है, इसको हटा देते हैं, अब इसका काम यहाँ से हो चुका है, उसमें क्या हो सकता है कि पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, या फिर ये जो मैंने आपको दो यहाँ पर पैरामीटर्स बताए हैं, मतलब एजेस और एंगल, ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना। तो इनके बेसिस पर ही हम यूनिट सेल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, कि अगर पार्टिकल की पोजीशन के बेसिस पे बात की जाए, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो पोजीशन के बेसिस पर हम यूनिट सेल को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर हम इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोल देते हैं, और सिंपल यूनिट सेल और SCC, ठीक है। और सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब ये क्या होती है? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है सबसे सिंपल वाली यूनिट सेल, जिसका मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताया था वो मॉडल देकर, मतलब कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्नर पर। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ? ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कहाँ पर प्रेजेंट हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पर। देखो अब इसका एक रिप्रेजेंटेशन भी देख लो कि ये क्या है। ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये फेस है, ये इसका टॉप है। जो आपके घर में जिस भी रूम में आप बैठे हो उसकी जो छत है, टॉप, वो ये है, ठीक है। ये है इसका फ्लोर, जो नीचे का जहाँ पे भी आप बैठे हो, ठीक है, नीचे फ्लोर। और ये जो साइड में आपको दिख रही है 1, एक इधर वाली 2, एक पीछे वाला 3 और एक साइड वाला, ये चारों क्या है? वॉल्स हैं। तो हम इस तरीके से इसको पेपर पर
शो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव में क्या है कि जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। तो नॉन प्रिमिटिव मतलब जो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या होंगे, देखो कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी कोई यूनिट सेल पॉसिबल है। अगर कॉर्नर्स पर नहीं होंगे तो वो यूनिट सेल फॉर्म ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे पार्टिकल्स, साथ में कोई अलग प्लेस पर भी प्रेजेंट होंगे। तो उसी बेसिस पर अब अलग प्लेस पर कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो उसी बेसिस पर हम इनको फिर से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो नाम से ही पता चल रहा है कि फेस सेंटर्ड है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, फेस पर प्रेजेंट होंगे। अब ये मैंने आपको समझाया था कि फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ये टॉप, फ्लोर और 4 वॉल्स। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, देखो कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8। इसके अलावा क्या होगा, हर एक फेस पर भी, तो एक पार्टिकल यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक इस फेस पर, इस फेस पर, इस फेस पर और नीचे फेस पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कुछ किस टाइप से ड्रॉ होगी, ये, ठीक। इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा, कॉर्नर्स पर तो पार्टिकल प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ फेस पर। तो अब आप देखते जाओ, आपके जो रूम की रूफ है एक वहाँ पर होगा, एक नीचे फ्लोर पर होगा, एक इधर वाली वॉल पर, इधर वाली वॉल पर, एक पीछे वाली वॉल पर और एक आगे वाली वॉल पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ होंगे, कॉर्नर प्लस फेस, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और साथ में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, फेस पर। सेकेंड वन आती है BCC। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही, जैसा हमने देखा, ठीक। उसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि ये पार्टिकल्स हो गए कॉर्नर पे और साथ में कहाँ होंगे, बॉडी के बीच में, इस तरीके से कुछ। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर शो करूँ तो ये एक यूनिट सेल थी, इधर ब्लू एंड दैट साइड ब्लू, ये एक यूनिट सेल थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, है ना। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि इसकी बॉडी के बीच में कुछ इस तरीके से प्लेस हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, बॉडी सेंटर। देखो आप, इसकी बॉडी के बीच में यहाँ पे आ गया ना एक पार्टिकल, एक एटम या पार्टिकल जो भी है, तो ये क्या हो गई आपकी बॉडी सेंटर। समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट वन इज, तो इसमें क्या होगा, कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे जो पार्टिकल्स होंगे, वो कहाँ होंगे, कॉर्नर पर, और साथ में कहाँ पर होंगे, प्लस इनसाइड द बॉडी या सेंटर ऑफ द बॉडी, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इनसाइड में लिख देती हूँ यहाँ पर, इनसाइड, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, एक होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, NCC। इसमें क्या होता है, ये एक यूनिट सेल हो गई, ठीक है। इसमें भी जो पार्टिकल होते हैं वो फेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो फिर फेस में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, इसमें डिफरेंस ये होता है कि फेस में तो हर एक फेस पर 6 के 6 फेसेस पर 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे। मतलब हो सकता है आपके टॉप और फ्लोर पे प्रेजेंट हो, ठीक, एक कंडीशन, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है इधर वाली वॉल और इधर वाली वॉल पर प्रेजेंट हो, दूसरी कंडीशन, या फिर हो सकता है कि पीछे वाली और आगे वाली वॉल पर प्रेजेंट हो, थर्ड कंडीशन, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही कंडीशन होगी, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, NCC। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे पार्टिकल्स, और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अपोजिट फेस, एनी अपोजिट फेसेस, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर, ठीक है, सिर्फ 2 पर ही, तो वो क्या हो जाएगा, NCC। फाइनल बचती है HCC। अब आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप NCERT की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आई थिंक NCC तक ही आपको बताया गया है, HCC के बारे में नहीं बताया गया है। HCC मतलब एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो आप थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा कि आपका सिलेबस कहाँ तक है। आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे नेट गेट वगैरह, तो वहाँ पर ये आते हैं, या फिर IIT JEM, या फिर आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो तो वहाँ पर फिर ये चीज़ें आती हैं। HCC में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एज यूजुअल कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे,
उसके अलावा जितनी भी एजेस हैं सब पर प्रेजेंट होंगे। जैसे जब हमने फेस की बात की थी तो हर एक फेस पर प्रेजेंट थे, ऐसे ही जब हम एजेस की बात करते हैं तो हर एक एज पर प्रेजेंट होंगे। तो कितनी एजेस थी? 12 एजेस थी। तो आप देखिएगा कि ये आपकी 4 हो गई, फ्लोर टॉप की जो आपकी रूफ है उसके 4 एजेस, ये नीचे 4 एजेस आपके फ्लोर की, ठीक है, और ऐसे ही 4 एजेस ये वॉल्स की, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो गया? एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट हैं जो पार्टिकल्स हैं? वो कॉर्नर प्लस एज, कॉर्नर प्लस एजेस। तो ये हो गया आपका एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कंप्लीट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। हालांकि इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात की थी नेट और गेट के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक और मिलेगा DCC, जिसे कि हम एक सेकेंड, जिसे कि हम बोलते हैं डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपको सिर्फ अगर आप नेट और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी आता है, और इसमें भी मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि एक्चुअली इसमें पोजीशन कहाँ होती है पार्टिकल्स की, उतना ही इनफ होगा। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर ऑफकोर्स होंगे, ठीक है, साथ ही साथ फेसेस पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ऑल्टरनेट, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब इसके लिए आपको वॉइड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर प्लस फेसेस पर प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये नहीं कि सारे के सारे जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं सब में प्रेजेंट होगा, नहीं, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया हो। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन की, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसके लिए वैसे मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर मैंने ये आपको सारा कुछ शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से याद कराया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो, मतलब मैं समझा तो दूंगी लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें याद करने वाली भी हैं, तो अगर आप वो चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूँ शॉर्ट ट्रिक का भी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक का नाम है क्यूट आर मदर। देखो अभी हम लिखने वाले हैं क्यूट आर MOTHER, क्यूट आर मदर। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमने पैरामीटर्स पढ़े थे, कौन कौन से पैरामीटर्स थे? ABC यानी कि एज लेंथ और अल्फा बीटा गामा यानी कि एंगल्स। उनके बेसिस पे क्या करने वाले हैं? हम यूनिट सेल को अलग अलग क्लासीफाई करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि जो साइड्स होती हैं, एज लेंथ होती हैं, वो तीनों होती हैं इक्वल, A = B = C, और जो एंगल होते हैं तीनों वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। तीनों आपस में भी इक्वल होते हैं और साथ में किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये भी मैंने आपको वहाँ पर बताया है शॉर्ट ट्रिक में कि आप इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हो कि जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से वो चीज़ पढ़ सकते हो। सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, ठीक है। इसमें क्या होता है? साइड्स A B के इक्वल होती है बट वो C के इक्वल नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको वो बताया था, डेमो बताया था, जैसे कि आप ये वाली देख सकते हो। इसमें क्या है कि यहाँ पर A और B ये तो इक्वल हैं, लेकिन क्या ये C के इक्वल है? नहीं, C तो ज़्यादा बड़ी हो गई, A और B से बड़ी है ना C, तो ये क्या हो गई? टेट्रागोनल टाइप की। और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, ये वाला एंगल भी कितना? 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना? 90 डिग्री। और अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी एंगल कितना? 90 डिग्री। तो तीनों एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री। टेट्रागोनल में क्या होता है कि एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या होता है कि साइड कोई भी इक्वल नहीं होती, ABC तीनों अलग अलग होती हैं, बट जो एंगल्स होते हैं वो तीनों इक्वल भी होते हैं और 90 डिग्री के भी इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? साइड कोई भी इक्वल नहीं होती और जो एंगल होते हैं अल्फा और गामा तो इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, बट बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। तो ऑफ कोर्स वो अल्फा और गामा के भी इक्वल नहीं होता। 10 ट्राइक्लिनिक, इसमें क्या होता है? साइड्स इक्वल नहीं होती अगेन, और जो एंगल्स होते हैं
वो भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हेक्सागोनल। अगेन इसमें क्या होता है कि दो साइड्स तो इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी, बट वो सी के इक्वल नहीं होती, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, वही चीज़ रिपीट होने वाली है। एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा बीटा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट गामा जो होता है वो 120 डिग्री के इक्वल होता है, मतलब वो अल्फा और बीटा के इक्वल नहीं होता। और फाइनली रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल या फिर जिसे हम ट्राइगोनल भी बोल देते हैं, ट्राइगोनल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल अल्फा बीटा गामा, बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अब आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक जो यूनिट सेल है वो कौन सी है, सिमेट्री यानी कि जिसमें सारा को सिमेट्री हो, सब सेम हो, तो आप देखो अगर मैं क्यूबिक को ध्यान से देखूं तो इसमें क्या है, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं, तो जो क्यूबिक होती है वो मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल होती है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ मोस्ट अनसिमेट्रिक की, तो जिसमें सब कुछ डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट आपको किस में दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो एज लेंथ है वो भी तीनों अनइक्वल हैं और जो एंगल्स हैं वो भी अनइक्वल हैं। तो अगर मैं मोस्ट अनसिमेट्रिक यूनिट सेल की बात करती हूँ तो वो कौन सी होती है, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल तो यही है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ब्रेवियस, BRAVAIS। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सारे सॉलिड्स को ऑब्जर्व किया और इन्होंने ये बताया कि मुझे कि मतलब जितने भी सॉलिड्स बने हुए होते हैं ना, उनमें 14 टाइप की ही डिफरेंट यूनिट सेल प्रेजेंट होती हैं। कितने टाइप की, 14 टाइप की, और इन्होंने इसको नाम दिया 14 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी सॉलिड्स हैं वो इन्हीं 14 टाइप की यूनिट सेल से मिलकर बने हुए हैं, इनके अलावा कोई और यूनिट सेल ऑब्जर्व नहीं होती, ये इनका कहना था। ठीक है, इन्होंने अपनी जो भी इन्होंने रिसर्च वगैरह की होगी उसके बेसिस पर इन्होंने ये बताया था। अब ये 14 टाइप की इन्होंने कैसे निकाली, तो इन्होंने निकाली ये जो हमारे पास 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम आया है जो हमने पहले पढ़ा था, उनको मिक्स करके, मतलब मिक्स करके कैसे, अब देखो जैसे अगर मैं क्यूबिक की बात करती हूँ तो देखो सिंपल तो ये होगी जो हमने पढ़ी थी कि 8 कॉर्नर्स पे, लेकिन ज़रूरी है कि अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है तो वो सिर्फ इसी टाइप की हो कि जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। क्या इसके बॉडी सेंटर में कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता, या इसके फेस पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं हो सकता? अब आप कहोगे हो सकता है ना, मना थोड़ी है, होने को हो सकता है। तो इसी तरीके से इन्होंने डिफरेंट कंबाइन करके 14 टाइप की यूनिट सेल्स दी, या फिर आप कह सकते हो 14 टाइप के क्रिस्टल्स बताए। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो क्यूबिक होती हैं, अब ये भी कंप्लीटली इनकी ऑब्जर्वेशंस पर ही डिपेंड था, तो इसके पीछे कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि मतलब क्यों ऐसा है कि इसमें सिर्फ यही वाली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आप बस समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिए। तो देखो जो सिंपल वाली है वो तो सभी में ही होगी कि कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो लिख देती हूँ मैं कि SCC, या फिर आप कहो कि प्रीमिटिव, तो प्रीमिटिव तो 7 होंगी ही होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 टाइप में प्रीमिटिव तो होगा ही होगा। प्रीमिटिव के अलावा और कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती हैं, तो इन्होंने बताया कि जो क्यूबिक होती है ना, उसमें बॉडी सेंटर और फेस सेंटर भी प्रेजेंट होती है, जबकि जब हम बात करते हैं टेट्रागोनल की तो इसमें बॉडी सेंटर होता है, देन ऑर्थोरोम्बिक में बॉडी सेंटर भी होती है, फेस सेंटर्ड भी होती है और एंड सेंटर्ड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनोक्लिनिक की बात करती हूँ तो इसमें सिर्फ एंड सेंटर्ड प्रेजेंट होती है, और इसके बाद ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल जो होती हैं उनमें सिर्फ प्रिमिटिव यानी कि सिंपल वाली ही प्रेजेंट होती है। तो आप देखो कैलकुलेट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितनी हो गई, 14 टाइप की हमारे पास यूनिट सेल निकल कर आई। ठीक है, अब इसे याद करने का तरीका, तो इसे याद करने का तरीका बस आप थोड़ा सा कुछ भी बना सकते हो। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि देखो P तो सभी में ही है, प्रिमिटिव यानी कि जो सिंपल टाइप की है वो तो सभी में ही है। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि पहले क्या था, पहले हमारे पास स्टार्टिंग में था BF, ठीक है, फिर BF में से F चला गया, क्या बचा B। अब क्या हुआ, जो F था वो अपने साथ E को भी ले आया, एंड सेंटर्ड E को भी साथ में ले आया। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि BF दोनों चले गए और क्या रह गया, खाली E। तो आप कैसे ध्यान रखोगे, पहले BF था, BF में से F चला गया, B बचा, फिर नेक्स्ट टाइम F जो है वो अपने साथ E को भी ले आया, अब इसमें से BF दोनों चले गए तो क्या बचा, E। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया हो।
इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।